रात का पहला आमना सामना पीपल के पेड़ के साथ, रवि के गायब होने और बबलू की हालत के बाद गांव में डर ने ऐसी जड़ें जमा ली कि शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। बाजार सूना हो गया। रात में कुएं तक जाना भी किसी बहादुरी जैसा लगने लगा। कुछ दिनों बाद राजू, मोहन और अर्जुन, तीनों यार जो हिम्मत और थोड़ी सी नादानी दोनों में आगे थे, ठान बैठे कि वे उस डर की परतें खुद ही खोलेंगे। वे मजाक में नहीं बल्कि दिल में जरा सा दहशत और जज्बा लेकर गए। रात को जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, तीनों ने एक छोटी टॉर्च और गांव की पुरानी रस्सी पकड़ी और पेड़ की तरफ बढ़े। रास्ते में हवा बदली सी चल रही थी। नन्ही नन्ही पत्तियों की सरसराहट नहीं, बल्कि जैसे कोई अंदर से कुछ खींच रहा हो। पेड़ जितना पास आता गया उतना ही वातावरण गहरा और ठंडा होता गया। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुक सी गई। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि अपने ही दिल की धड़कन इतनी जोर से लगने लगी मानो कोई दूसरी आवाज ही ना हो। राजू ने हौले से कहा, यह सब दिखावा है, कुछ नहीं होगा। पर उसकी आवाज खुद ही हिचकिचा रही थी। अचानक पत्तियों के बीच से एक धीमी धीमी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की रूह तक खरोंच दे। धुंध की पट्टी में से लाल साड़ी का एक छोर झिलमिलाकर दिखाई दिया। तीनों के पैर जड़ की तरह ढंस गए। अर्जुन ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, किसी ने मेरा नाम लिया क्या? और उसी क्षण हवा में किसी ने बढ़िया से धीमी आवाज में एक नाम कहा, अर्जुन। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उस आवाज में कोई स्नेह नहीं था, केवल शिकन और पुराना दर्द। पेड़ की जड़ें जैसे अपनी रूह हिला रही हों, धीरे धीरे ऊपर तक उठकर मिट्टी से बाहर आने लगीं। एक एक जड़ हवा में लचक उठी और मानो किसी के हाथ बनने लगी। राजू और मोहन चिल्लाए, पर आवाजें उनके गले में ही अटक गईं। तभी एक जड़ ने अर्जुन के पांव के पास से हवा में लपक कर उसे पकड़ लिया। अर्जुन जोर जोर से छटपटा रहा था। उसकी टॉर्च झपटाकर गिर गई और उसकी चीख जंगल की तरह फैल गई। राजू ने हाथ बढ़ाकर की, पर जड़ें कसती चली गईं। मोहन ने जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर जड़ पर बरसाने की कोशिश की, पर पत्थर बस उसके ऊपर फिसलकर जमीन पर गिरे। जड़ें अब जैसे धौंकनी बनकर चारों ओर लिपट गईं। अचानक अर्जुन की आंखों में भय के साथ एक अजीब सी समझ भी झलकने लगी। उसने धीरे से कहा, उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरे पिता का नाम भी लिया था। उस आवाज में यादों की गंध है। तभी पेड़ की परछाई ने अपने होंठ हिलाए और कहा, जो देखते हैं लौटते नहीं, पर जो समझते हैं वह एक मौका पा सकते हैं। राजू ने किसी तरह अर्जुन का हाथ पकड़कर खींचा और दोनों लड़कों ने मिलकर इतनी ताकत लगाई कि जड़ों ने थोड़ी देर के लिए वापस हटकर अपनी जगह पकड़ ली। अर्जुन को खींचकर छूटते देख जड़ें फिर हिलकर जमीन में धंस गईं, मानो कोई संतोष की सांस ले रही हो। तीनों लड़के कांपते हुए वहीं बैठ गए। अर्जुन के चेहरे पर सफेद पसीना, राजू की आंखें लाल सी, मोहन का चेहरा पीला। वे समझ गए थे कि यह कोई आम किस्सा नहीं, यह कुछ पुराना, गहरा और अन्याय भरा दर्द था जो जिंदा था। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि तीनों लड़के पेड़ के पास बेसुध पड़े थे। अर्जुन चिल्लाए, उसने मुझे मेरा नाम से नहीं छोड़ा, पर उसने कहा कि उसका नाम सावित्री है और उसे पेड़ से बांधकर मराया गया था। राजू ने भीड़ में हिम्मत करके बताया कि जड़ें उसी रात की तरह हर किसी के लिए हाथ नहीं फैलाती, केवल उन्हीं पर जो उसकी आवाज का जवाब देते या उसकी चोट को समझने से इनकार करते। उस घटना के बाद गांव में मानो एक अजीब सी समझ आई। डर अब सिर्फ भय नहीं रहा, वह चेतावनी बन गया। और तीनों लड़कों की बातें सुनकर दादा मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा बदला नहीं चाहती, न्याय चाहती है, और जब तक उसे न्याय न मिले वह इस पेड़ के पास रहेगी। लेकिन रात के अंधेरे में वह हंसी अब और भी गहरी और आवाजें और भी पास आती गईं। यह संदेश दे रही थीं कि अब केवल भय ही नहीं, परत दर परत असलियत सामने आने वाली है। बुजुर्गों की दास्तान तीनों लड़कों, राजू, मोहन और अर्जुन के अनुभव ने गांव में फिर से सन्नाटा फैला दिया। लोग अब पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते थे। बच्चे वहां से दूर रहते और रात होते ही हर घर में ताले लग जाते। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा मोहन ने सबको चौपाल पर बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता और डर दोनों थे। तुम सबको अब सच्चाई जाननी होगी, दादा मोहन ने कहा।
वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका नाम सावित्री था। सालों पहले इसी गांव के एक छोटे घराने में उसकी शादी हुई थी। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। शादी के बाद दादा मोहन ने धीमे स्वर में कहा, सावित्री के ससुराल वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें दहेज की लालसा थी। सावित्री मासूम और सुंदर थी, लेकिन उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। एक रात उसके पति और ससुराल वालों ने उसे लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने सावित्री को पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। वह जलती रही और उसकी चीखें पूरी गांव में गूंजीं। गांव वाले डर और दुख के मारे कांपने लगे, लेकिन उसकी आत्मा चली नहीं गई। दादा मोहन ने आंखें बंद करके कहा, उसने कसम खाई थी कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह गांव में भटकती रहेगी। और यही कारण है कि तुम लोग रात में उसकी हंसी और लाल साड़ी देखते हो। उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंधी हुई है। जो भी उसे परेशान करने की कोशिश करता है वह उसी पर हाथ डालती है। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि रवि और बबलू के साथ वही हुआ? दादा मोहन ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हाँ, रवि को उसने पकड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसे बहादुर लड़के जो उसका दर्द समझने की कोशिश करते हैं उन्हें सिर्फ डर दिखाती है, लेकिन जो उसका दर्द न समझें वे लौट कर नहीं आते। राजू ने हौले से कहा, तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम सावित्री की कहानी पूरे गांव को बताई और न्याय दिलाएं तो वह शांत हो सकती है? दादा मोहन ने आंखें चमकाते हुए कहा, बिल्कुल। उसकी आत्मा बदला नहीं चाहती, उसे सिर्फ न्याय चाहिए, और जो उसे न्याय दिलाएगा वही इसे शांत कर सकता है। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई और पीपल के पेड़ की जड़ें हौले से हिलीं, जैसे सावित्री की आत्मा ने इस बात को सुना हो। गांव वाले समझ गए कि अब केवल डर से काम नहीं चलेगा, उन्हें सावित्री के दर्द और अन्याय को समझना होगा। राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सामने लाएगा और सावित्री की आत्मा को शांति दिलाएगा। मोहन और अर्जुन भी तैयार थे। इस रात के बाद गांव के बुजुर्गों ने लड़कों को चेतावनी दी, सावित्री की आत्मा के सामने किसी को झूठ या बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने उसके दर्द को समझा तभी तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन तीनों लड़कों ने तय कर लिया कि वे डर के आगे नहीं झुकेंगे, और इस तरह सावित्री की कहानी का सच अब हर गांव वाले के सामने था। लेकिन डर और रहस्य अभी भी उस पीपल के पेड़ के आसपास मंडरा रहा था। पहली अमावस्या और लाल साड़ी वाली आत्मा का गुस्सा सावित्री की सच्चाई गांव में फैल चुकी थी।